हम चंद मिनट में तैयार होकर तहखाने से बाहर आ गए। वहां नरगिस के साथ एक जवान औरत और एक जवान आदमी भी खड़ा था। उस शख्स की उम्र 30-32 साल रही होगी। ग्रे सूट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। औरत भी खासी हसीन थी और उसकी उम्र भी 30 साल से ज़्यादा नहीं थी। ये है मेरा दोस्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सतीश कोहली और ये है इसकी दोस्त सुशील। रोशन बाबू ने तारुफ कराया। मैं इस तारुफ पर कांप कर रह गया और ये सोचे बगैर ना रह सका कि रोशन बाबू हमारे खिलाफ कोई जाल तो नहीं बुन रहा है। सतीश मेरा बहुत गहरा दोस्त भी है और बिजनेस पार्टनर भी। रोशन बाबू ने बात जारी रखते हुए कहा, ब्लैक कैट्स को शुबा हो गया है कि मैंने ही तुम लोगों को पनाह दे रखी है। उन्हें यह भी शुबा है कि मेरी कोठी के नीचे कोई तहखाना है जहां मैंने तुम लोगों को छुपाया हुआ है। सतीश की इतला के मुताबिक वो एक आध दिन में कोठी पर छापा मारने वाले हैं और इस मर्तबा वो तहखाने पर तवज्जो देंगे। इसलिए मैंने सतीश मेहता को एतमाद में लेकर सब कुछ बता दिया है। ये अपनी पुलिस की जीप लेकर आया है और तुम दोनों को मेरे पहाड़ी वाले बंगले पर पहुंचा देगा। सुशील भी तुम लोगों के साथ जाएगी। तुम लोग वहां इत्मीनान से रहना। मैं और नरगिस भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। मैं चंद लम्हे खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा, फिर रत्ना को इशारा किया। हम लोग बाहर आ गए। बारामदे में तारीकी थी। गालिबन ये बत्ती जानबूझकर बुझा दी गई थी। पूरच में रोशन बाबू की कार के पीछे पुलिस की बंद जीप खड़ी थी। मुझे और रत्ना को कन्याकुमारी के साथ पिछली सीट पर बिठा दिया गया। सतीश ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और सुशील उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। जीप बंगले से निकलकर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। रात का पिछला पहर था और सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन एक चौराहे से आगे निकलते ही पुलिस की एक पार्टी ने हमारी जीप रोक ली। वो 2 कांस्टेबल थे। एक तरफ अंधेरे में एक जीप भी खड़ी थी जिसमें पुलिस एहलकार और भी बैठे हुए थे। अगली सीट पर उस पार्टी का इंचार्ज बैठा हुआ था जो सिगरेट का कश लगा रहा था। हमारी जीप के करीब आने वाले दोनों कांस्टेबलों ने सतीश मेहता को पहचानते ही सैल्यूट झाड़ दिया। पुलिस पार्टी का इंचार्ज भी अपनी जीप से उतरकर आ गया। वो सब इंस्पेक्टर था। उसने भी ठक से सैल्यूट झाड़ दिया। तुम लोगों के साथ ब्लैक कैट्स क्यों नहीं है? सतीश मेहता ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि ये तय हुआ था कि हर पुलिस पार्टी के साथ 2 कमांडोज भी होंगे। ये उनकी मर्जी है सर। हम उन्हें अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से हम पर हुक्म चलाते हैं। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम लोग अपनी जीप पर हमारे पीछे आओ, सतीश ने कहा। वो सब पुलिस वाले अपनी जीप पर सवार हो गए। सतीश मेहता ने जीप आगे बढ़ा दी और गर्दन मेरी तरफ उठाते हुए बोला, ब्लैक कैट्स अपने आप को हमसे सुपीरियर समझते हैं। उन्हें इख्तियारात भी हमसे ज़्यादा दे दिए गए हैं। हर मौके पर पुलिस को दबाने की कोशिश करते हैं। भगवान जाने हम पर यह अजाब कब तक मुसल्लत रहेगा। ब्लैक कैट्स का ये अजाब सिर्फ पुलिस पर ही नहीं, पूरी जनता पर भी है। सुशील ने कहा, उन्हें तो खुले छुट्टी दे दी रखी है। जब चाहें जिसके घर में चाहें घुस जाते हैं और जिसे चाहें उठाकर ले जाते हैं। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। पहले भी बेगुनाह शख्स को उठा लेते हैं और फिर घूस लेकर छोड़ते हैं। अरे भाई, ये तो हमसे भी घूस लेते हैं, सतीश ने कहा। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। जीप मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई जयपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। पुलिस की जीप भी हमारे पीछे ही आ रही थी। शहर के आखिरी चौराहे पर ब्लैक कैट्स की एक पार्टी ने हमें रोक लिया। सतीश मेहता अगरचे पुलिस में एसीपी था, हमारे साथ पुलिस पार्टी भी थी, मगर ब्लैक कैट्स पार्टी का इंचार्ज जो रुतबे में सतीश से बहुत नीचे था, बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे। ये तफरी का वक्त नहीं है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उसने सतीश मेहता से पूछा। ये लड़की कौन है और आपके साथ ये दूसरे कौन लोग हैं? मिस्टर ब्लैक कैट, सतीश मेहता ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ सर, ब्लैक कैट ने जवाब दिया, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है। हर उस शख्स से बात पुरस करना हमारा फ़र्ज़ है जो इस तरह
ऑफिसर, दूसरी जीप से सब इंस्पेक्टर भी उतर कर आ गया। तुम्हारी ड्यूटी मुश्तबा लोगों से बाज़पुर्स करना है, किसी पुलिस ऑफिसर से नहीं। तुम हमारी ड्यूटी में मुदाखलत कर रहे हो सब इंस्पेक्टर। ब्लैक कैट कमांडो ने घुर्राते हुए कहा। मुझे सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी। मैंने पैरों के करीब रखी हुई राइफल सीधी कर ली, लेकिन उसे सीट की आड़ में ही रखा था। तुम अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हो। सब इंस्पेक्टर ने भी चीख कर कहा। मिस्टर सतीश मेहता हमारे ऑफिसर हैं, अपनी फैमिली के साथ जयपुर जा रहे हैं। तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है कि मिस्टर मेहता पुलिस ऑफिसर हैं, और बस बहस की ज़रूरत नहीं। जीप का रास्ता छोड़ दो, वरना जो कुछ भी होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी। सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही थी। मैंने रत्ना और कन्याकुमारी की तरफ देखा। उनके चेहरों पर हवाइयाँ सी उड़ रही थीं। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर असला तान लिया था। किसी तरफ से एक फायर खून खराबे का बाइस बन सकता था। सतीश मेहता ने अपने सब इंस्पेक्टर से कुछ कहा और इंजन स्टार्ट करके जीप आगे बढ़ा दी। मेरा ख्याल था कि ब्लैक कैट्स रोकने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जीप आगे बढ़ती चली गई और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर राइफलें ताने खड़ी रहीं। शहर से निकलते ही पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। सड़क पहाड़ियों पर पेचोखम खाती हुई जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे तक उस सड़क पर सफ़र करने के बाद जीप एक और तंग सी सड़क पर मुड़ गई। उस तरफ पहाड़ियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं थीं। हर 200-300 गज के फासले पर कोई बंगला नज़र आ रहा था। यह सरसब्ज इलाका था। पहाड़ियों में एक छोटी सी झील थी और उस झील की वजह से ही दौलतमंदों ने अतराफ के पहाड़ियों पर बंगले ले रखे थे। झील के किनारे पर 2-3 रेस्टोरेंट भी थे, लेकिन ये रात का आखिरी पहर था और रेस्टोरेंट बंद थे। बंगलों की भी सिर्फ गेट या बारामदों की बत्तियां जलती हुई नज़र आ रही थीं। इसके अलावा सन्नाटा था। मज़ीद आधा घंटा सफ़र करने के बाद जीप एक और रास्ते पर मुड़ गई। ये रास्ता बतदरीज बुलंदी की तरफ चला गया था, जिसके इख्तिताम पर रोशन बाबू का बंगला था। बंगले के सामने चट्टान काटकर एक छोटा सा हमवार सा मैदान बनाया गया था। सतीश मेहता ने गेट के सामने जीप रोक ली और हॉर्न बजाने लगा। गेट 3-4 मिनट बाद खुला। लंबे तड़ंगे चौकीदार के कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। गेट खोलने से पहले छोटी सी खिड़की से उसने तस्दीक कर ली थी कि जीप पर कौन है। बंगला डबल स्टोरी और बहुत शानदार था। कई कमरे थे और सबके सब कीमती सामान और फर्नीचर से आरास्ता पूरच में एक स्टेशन वैगन भी खड़ी थी। रात गुजारने के लिए जहां जगह मिलती है सो जाओ, बाकी बातें सुबह होंगी। सतीश मेहता ने हमारी तरफ देखते हुए कहा और सुशील के साथ एक कमरे में घुस गया। मैं सुबह 8 बजे के करीब कन्याकुमारी और रत्ना को सोता छोड़कर कमरे से निकल आया। सतीश मेहता और सुशील भी अभी तक सो रहे थे। मैं बरामदे में आ गया। चौकीदार उस वक्त लॉन में था। मुझे देखते ही करीब आ गया। चाय पियेंगे महाराज, बनाकर लाऊं? उसने पूछा। हाँ, अगर चाय पिला दो तो बड़ी अच्छी बात होगी, मैंने कहा। मैं टहलता हुआ बंगले के करीब आ गया और दूसरी तरफ का मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा हसीन मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। बंगले के दूसरी तरफ तकरीबन अमूदी ढलान थी, जो तकरीबन 500 गज नीचे तक चली गई थी। ढलान के इख्तिताम पर झील थी, जिसका नीला पानी धूप में चमक रहा था। झील के किनारे चारों तरफ कहीं कहीं हट्स बने हुए थे। सामने की पहाड़ियों पर भी बंगले और हट्स नज़र आ रहे थे। सब्जा बेतहाशा था। टेरिस के एक तरफ चट्टान काटकर नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थीं। मैं पाइप की रेलिंग पर झुका ये खूबसूरत मंजर देख रहा था कि चौकीदार चाय लेकर आ गया। मैं करीब पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। साहब भी उठ गए है, मैं नाश्ता बनाकर तुमको बता दूंगा, चौकीदार ने कहा। उसका नाम खटूमल था। वो यहाँ का चौकीदार भी था और खानसामा भी। ठीक है, मैं चाय पीकर उन लड़कियों को भी जगाता हूँ, मैंने कहा। खटूमल अंदर चला गया और मैं चाय की चुस्कियाँ लेते हुए झील का खूबसूरत मंजर देखने लगा। झील के किनारे पर कॉटेज के आसपास लोगों की नकलो हरकत भी नज़र आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद
हमने नाश्ता किया और सब लोग टेरेस पर आकर बैठ गए। सतीश मेहता उस जगह के बारे में बता रहा था जिस रास्ते से हम बंगले वाले रास्ते पर मुड़े थे। वो रास्ता पहाड़ियों में बल खाता हुआ आगे जाकर जयपुर जाने वाली सड़क से जा मिलता था। उसके कहने के मुताबिक जयपुर यहाँ से तकरीबन 4 घंटे के फासले पर है। ये जगह वो हाथ से चारों तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, राजस्थान की खूबसूरत तरीन जगह है। फिल्मों के यूनिट यहाँ शूटिंग के लिए आते रहते हैं और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि ये बंगला कई फिल्मों में इस्तेमाल हो चुका है। यहाँ माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शाहरुख खान, अमरीश पुरी, सलमान खान और संजय दत्त समेत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े बड़े आर्टिस्ट आ चुके हैं। ओ, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, क्या रोशन बाबू का फिल्म इंडस्ट्री से भी कोई ताल्लुक़ है? मेरा मतलब है कोई कारोबारी ताल्लुक़। हाँ, लेकिन उसकी नौइयत मुख्तलिफ है, सतीश मेहता ने जवाब दिया। उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। हम दोनों मिलकर वीडियो फिल्में तैयार करते हैं। हमारे 2 पार्टनर और भी हैं जो मुंबई में हैं। हमारी हर फिल्म की शूटिंग इसी झील के आसपास की पहाड़ियों के हसीन मनाजिर और इस बंगले में होती है। यहाँ तुम्हें ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो फिल्म साजी में इस्तेमाल होती हैं। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। मुझे हैरत भी हो रही थी। रोशन बाबू ने बताया था कि उसका बिजनेस गैर कानूनी है, जिसमें पकड़ धकड़ भी होती रहती है और पुलिस को भत्ता देना पड़ता है। और फिर गुज़िश्ता रात सतीश मेहता से तारुफ कराते हुए उसने इंकिशाफ किया था कि ये उसका बिजनेस पार्टनर भी है। वीडियो फिल्में बनाना कोई गैर कानूनी कारोबार तो नहीं, लेकिन हो सकता है कॉपीराइट का कोई मामला हो। सतीश मेहता ये जान चुका था कि हम कौन हैं और हम इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मतलूब मुजरिम हैं। लेकिन यह हैरत की बात भी कि वो एक पुलिस ऑफिसर था और हमें बचाकर शहर से निकाल लाया था। हिंदुस्तानी पुलिस की करप्शन के बारे में तो फिल्मों में बहुत कुछ देखा था और अब वही सब कुछ मेरे सामने हो रहा था। पुलिस ऑफिसर न सिर्फ जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करते थे, बल्कि खुद भी गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस थे। वो चूँकि खुद अपने आप को कानून के मालिक समझते थे, इसलिए उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं था। सतीश मेहता और तो हर मौजू पर बात करता रहा, लेकिन उसने हमारे बारे में बात नहीं की थी। इस सिलसिले में उसने अपनी ज़बान बंद ही रखी थी। दोपहर का खाना खाकर सतीश मेहता शहर वापस चला गया। सुशील को वो यहीं छोड़ गया था। सतीश ने कहा था कि यहाँ हमें कोई ख़तरा नहीं है। सतीश के जाने के बाद हम देर तक टेरेस पर बैठे रहे। फिर सुशील कन्याकुमारी को साथ लेकर बंगले के पिछली तरफ वाली पहाड़ी पर चली गई। उस बंगले के आसपास तकरीबन 300 गज तक और कोई बंगला नहीं था। इस तरफ किसी की आमदोरफ्त नहीं थी, इसलिए किसी के देख लिए जाने का खतरा नहीं था। नीचे झील के आसपास अगरचे पिकनिक पर आने वाले लोगों की सरगर्मियां नजर आ रही थीं, मगर फासला इतना ज़्यादा था कि चेहरों की पहचान मुमकिन नहीं थी। इसलिए भी ये जगह हमारे लिए महफूज थी। शाम का धुंधलका फैलने लगा। पहले सुशील और कन्याकुमारी भी पहाड़ी से वापस आ गईं। खटूमल शायद उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उन दोनों के आने के थोड़ी ही देर बाद वो हम सब के लिए चाय बनाकर ले आया था। चाय पीने के बाद भी हम देर तक वहीं बैठे रहे। अंधेरा फैला तो मच्छर भी आ गए। अगरचे वहाँ रोशनी का इंतज़ाम भी था, मगर कुछ खनकी भी हो गई थी, इसलिए हम उठकर अंदर आ गए। हम चारों रत्ना वाले कमरे में थे। सुशील कहीं से ताश की गड्डी निकाल लाई थी। हम बेड पर बैठकर ताश खेलने लगे और फिर रात का खाना खाने के बाद भी हम देर तक वहीं बैठे ताश खेलते रहे। इस दौरान मैं एक मर्तबा उठकर बाहर भी गया था। बारामदे की बत्ती बुझी हुई थी और खटूमल एक तरफ कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था, जिसकी नागवार सी बू मेरी नथनों से टकराई तो एकदम यूं लगा जैसे मुझे क्या होने वाली हो। मैं बारामदे से निकलकर खुली फिजा में आ गया और टहलता हुआ टेरेस पर पहुंच गया। नीचे झील की तरफ अब तारीकी और सन्नाटा था। झील के किनारे पर सिर्फ एक जगह किसी कॉटेज में रोशनी नजर आ रही थी, उसके अलावा हर तरफ तारीकी थी। अचानक फायर की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा।
ये आवाज़ पहाड़ियों में चारों तरफ बाज गश्त सी पैदा करती हुई महसूस हो रही थी, इसलिए ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि गोली कहाँ चली थी। मैं टेरिस से उतरकर बरामदे में वापस आया तो खटूमल बदस्तूर कुर्सी पर बैठा इत्मीनान से बीड़ी के कष्ट लगा रहा था, जबकि मेरे ख्याल में गोली चलने की आवाज़ पर उसे तशवीश होनी चाहिए थी। ये गोली कहाँ चली है? मैंने खुद ही खटूमल से पूछ लिया। क्या बताएं भाया, खटूमल कहते हुए अपनी जगह से उठ गया। उसने दीवार के साथ खड़ी राइफल भी उठा ली थी। लोग इधर झील पर अय्याशी के लिए आते हैं, उनमें कभी आपस में झगड़ा भी हो जाता है और एक आध लाश भी गिर जाती है। वो बरामदे से निकलकर टेरिस की तरफ चल पड़ा। मैं भी उसके साथ ही था। उसके हाथ में राइफल देखकर अचानक मुझे अपनी राइफल याद आ गई। जब हम बंगले में दाखिल हुए थे तो जीप से उतरते हुए मैंने राइफल जीप में ही छोड़ दी थी और कन्याकुमारी ने भी अपनी राइफल जीप में ही रहने दी थी। उसके बाद हमें उन राइफलों का ख्याल ही नहीं आया था और इस तरह वो दोनों राइफलें जीप में पड़ी पड़ी वापस चली गई थीं। और अब मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो हम क्या करेंगे। कुछ देर तक खटूमल के साथ टेरिस पर खड़ा रहा और फिर उसे वहीं छोड़कर वापस आ गया। उस वक्त अगरचे 11 बजे ही थे, मगर लगता था जैसे रात आधी से ज़्यादा बीत गई हो। वो तीनों बेड पर बैठी बातें कर रही थीं। सुशील बहुत जल्द उन दोनों से बेतकल्लुफ़ हो गई थी। वो जिस तरह इस बंगले में और उसके अतराफ में घूमती फिरती रही थीं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो यहाँ पहले भी आती रही है और खटूमल से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है। मेरा तो काफ़ी दिल चाह रहा है। सुशील अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुम में से कौन चाय पिएगा? सब ही पिएंगे, कन्याकुमारी ने कहा। सुशील कमरे से निकलकर खटूमल को आवाज़ देने लगी और फिर वो तकरीबन 20 मिनट बाद खटूमल के साथ कमरे में दाखिल हुई थी, जिसने दोनों हाथों ट्रे में उठा रखी थी, जिसमें कॉफ़ी के मग रखे हुए थे। खटूमल कॉफ़ी देकर वापस चला गया। हम तकरीबन 1:30 बजे तक बातें करते रहे। फिर सुशील और कन्याकुमारी दूसरे कमरे में चली गईं और मैं रत्ना के करीब ही बेड पर लेट गया। 2 दिन गुजर गए। इस दौरान बंगले में किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं हुई थी और हम भी शहर के हालात से बिल्कुल बेखबर थे। यहाँ टेलीफोन नहीं था, इसलिए रोशन बाबू या सतीश मेहता से भी हमारा राब्ता नहीं हो सकता था। दिन के वक्त हम ज़्यादातर टेरिस पर लॉन में बैठे रहते और शाम का अंधेरा फैलने के बाद अंदर आ जाते। इस दौरान मैंने रत्ना के ज़रिए सुशील के बारे में भी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर ली थीं। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।